Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Conceptual Mathematica. As you know, this is the channel for all competitive examinations. तो हमने इससे पहले सर्कल्स एंड इट्स कॉर्ड्स पे 2 लेक्चर्स हमने अपलोड किए थे. आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज कॉमन टेंजेंट्स टू 2 और मोर सर्कल्स. पहले एक सर्कल की भी बात करेंगे, फिर 2 सर्कल्स की बात करेंगे, फिर 3 सर्कल्स की भी थोड़ी बहुत बात करेंगे और ये काफी होगा आप लोगों के लिए. वहां पर अगर ऑब्जेक्टिव आएगा वो 2 सर्कल्स पे या एक सर्कल पे ही आएगा, लेकिन 3 सर्कल्स की अगर हम बात करें वहां पे भी कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. तो आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज लाएंगे सर्कल्स एंड इट्स कॉर्ड्स पे और इस कॉमन टेंजेंट्स पे भी. ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूंगा सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. तो लेट्स स्टार्ट. एक सर्कल के लिए आपको क्या याद रखना है? देखिए, 1 सर्कल के लिए आपको क्या याद रखना है? 2 पॉइंट्स याद रखना. पहला पॉइंट कि अगर हम किसी भी सर्कल को एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रा करेंगे, ऐसे P इज द एक्सटर्नल पॉइंट. तो अगर हम किसी भी सर्कल को एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रा करेंगे, सपोज A एंड B आर हियर द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, सो इनकी लेंथ बराबर होती है हमेशा. PA विल बी इक्वल टू PB. तो ये लेंथ बिल्कुल हमेशा बराबर होगी. इसको हम बोलते हैं द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एज सर्कल आर इक्वल. तो ये आपको याद रखना है पहला पॉइंट. और हम 2 ही टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल को ड्रा कर सकते हैं, ये मैंने इससे पहले भी बोला था. तो ये पहला चीज. दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है इसमें वो है कि अगर आपके पास एक सर्कल है तो ये सेंटर है, तो हमेशा याद रखना अगर यहां से हम एक टेंजेंट लेते हैं, सपोज दिस इज टेंजेंट एंड हियर दिस P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. And now what is OP? All know OP is radius. This is our radius. तो हमेशा याद रखना, suppose this is tangent AB, हम ऐसे नाम दे सकते हैं. तो हमेशा याद रखना this OP will be perpendicular on tangent at point of contact. POC शॉर्ट में लिखूंगा. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है. जो रेडियस होती है सर्कल की वो टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है. कहां पे? एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहां पे. तो बस यहां पे इतना ही आपको याद रखना है. तो लेट्स मूव ऑन. जो हमारा ये टॉपिक है, अब 2 सर्कल्स की बात करेंगे, कॉमन टेंजेंट्स टू 2 और मोर सर्कल्स. अब देखिए मैंने यहां पे क्या लिखा है. मैंने यहां पे लिखा है द टेंजेंट्स इंटरसेक्टिंग बिटवीन द सर्कल्स आर नोन एज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स, या हम उसको इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स भी बोल सकते हैं. एंड अदर 2 आर रेफर्ड एज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स. यानी अगर हम पहले कॉमन टेंजेंट क्या होते हैं? कॉमन टेंजेंट वो टेंजेंट होती है अगर हम एक ही लाइन 2 सर्कल्स को या मोर देन 2 सर्कल्स को एक ही पॉइंट पे कनेक्ट करेगी, टच करेगी, तो वो कॉमन टेंजेंट होगी. फॉर एग्जांपल अगर ये 2 सर्कल्स है तो मैंने ऐसे एक लाइन डाली, इट विल बी कॉमन टेंजेंट. अगर 3 सर्कल्स भी हो सकते हैं, 4 भी, अप टू सो ऑन, तो हम तो इसको बोलेंगे कॉमन टेंजेंट. अच्छा, लेकिन पहले यहां पे जो हम बात कर रहे हैं, पहले बात करेंगे 2 सर्कल्स की. अब मैं यहां पे आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है. अब 2 तरह के यहां पे टेंजेंट्स हमें मिलते हैं. एक है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स, या जिसको आप इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स भी बोलते हो, या इंटरनली कॉमन टेंजेंट्स. एंड अदर 2 आर रेफर्ड एज, दूसरा जो है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स उनको बोलते हैं, या एक्सटर्नली कॉमन टेंजेंट्स. अब ये क्या है देखिए मैं आपको समझाता हूं. इसका मतलब क्या है मैं आपको सिखाता हूं. अगर ये मेरे पास एक सर्कल है, तो पोटैटो की शेप बन गई. तो ये अगर मेरे पास एक सर्कल है और यहां पे दूसरा सर्कल भी मैं बनाऊं, ये दूसरा सर्कल है, अच्छे से आप समझिए. अगर मैं यहां से एक टेंजेंट ड्रा कर रहा हूं ऐसे, मे बी फिगर परफेक्ट नहीं बनेगी, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे हम ये टेंजेंट्स कैसे आते हैं. यहां पे सपोज कट कर रही है, तो यहां पे भी एक ही पॉइंट पे कट करेगी. अब मैं यहां पे सपोज इस पॉइंट पे यहां कट कर रही है. अब देखिए आप, तो ये देखिए, अब देखिए यहां पे समझना आप, जो यहां से ये लाइन आई, ये वाली लाइन, ठीक है,
यहां से जो ये लाइन आई इसने दोनों सर्कल्स को टच किया, इस सर्कल को भी टच किया यहां पे और इस सर्कल को यहां पे टच किया, तो कॉमन टेंजेंट बन गई। ऐसे इसने भी दोनों सर्कल्स को टच किया, ये भी कॉमन टेंजेंट बन गई। इनको बोलते हैं हम, दीज आर, ये है द टेंजेंट्स इंटरसेक्टिंग बिटवीन, जो इंटरसेक्ट होते हैं, यहां पे इंटरसेक्ट हुए लेकिन बिटवीन द सर्कल्स, ठीक है। इनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स। यही होते हैं ये टेंजेंट्स जो मैंने यहां पे बनाए, यही होते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स, या जिनको आप इंटरनली कॉमन टेंजेंट्स भी या इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स भी बोलते हो। हुई ये बात। इसके बाद डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स क्या होते हैं? देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होते हैं जो, देखिए इनको इसलिए हम इंटरनली कॉमन टेंजेंट्स भी बोलते हैं, इनको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स, क्योंकि ये इंटरनली होते हैं, यहां से इन बिटवीन होते हैं सर्कल के। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होते हैं जो एक्सटर्नली हो, ऐसे। अब देखिए ये भी है ना, नीचे से भी हम कर सकते हैं ड्रा, ये आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं। देखिए तो ये दो टेंजेंट्स जो मैंने ड्रा किए, इनको हम बोलेंगे, ठीक है, इस टेंजेंट को और इस टेंजेंट को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स या एक्सटर्नली कॉमन टेंजेंट्स या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स। तो ये आपने समझा, यहां पे पहले ये समझना जरूरी था। अब हम डिस्कस करेंगे, अब यहां पे सपोज इसका सेंटर C1 होगा, इसका सेंटर C2 होगा, फिर वो हम देखेंगे आगे। अब अभी तो ये मुझे ये यहां पे समझाना था, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स क्या होते हैं, जो आपने यहां पे देखा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखिए आप, नाउ कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स, अगर हमारे पास दो सर्कल्स हैं, उनमें कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं और इसमें कितने केसेस हैं? 5 केसेस आपको याद रखने हैं, जो कि बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है, फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला केस जो है दैट इज लाइंग आउटसाइड ईच अदर। अगर दो सर्कल्स डिस्कनेक्टेड है, हम ऐसे बोले, अगर दो सर्कल्स डिस्कनेक्टेड है, उस वक्त कितने कॉमन टेंजेंट्स उसमें हो सकते हैं? देखिए जो मैंने अभी इससे पहले भी फिगर जहां पे मैंने कॉमन टेंजेंट्स के बारे में आपको ये सिखाया क्या होता है। अब देखिए यहां पे दो डायरेक्ट टेंजेंट्स है और दो ट्रांसवर्स टेंजेंट्स है, तो टोटल यहां पे 4 टेंजेंट्स है, याद रखना। किस केस में? लाइंग आउटसाइड ईच अदर केस में, जिसमें दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स है एंड दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स है, ठीक है। तो ये पहला केस हुई एक, ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या इसमें इंपॉर्टेंट है? द सेकंड पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इज C1 C2। एक्चुअली C1 C2 इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। अगर मैं थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे रेडियस दूं, एक मिनट, क्या आपको अच्छे से समझ आया? चलो ये यहाँ पे C1 है फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए C1 एंड C2, यहां से लेकर जो डिस्टेंस आएगी, यहां से लेकर जो डिस्टेंस यहां तक होगी, इसमें वो ये भी आएगा। ये जो डिस्टेंस है C1 C2, ये एक डिस्टेंस है, यानी इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। ये हम फिर D से डिनोट करेंगे बाद में जब फॉर्मूला हम लिखेंगे, ठीक है। चलो C1 C2 ये डिस्टेंस क्या होगी? आप सोचो, क्या ये देखिए R1 डिस्टेंस कितनी है? यहां से लेकर यहां तक, बस। R2 डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, तो रही तो इतनी डिस्टेंस। इट मीन्स दैट इट विल बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2 से। कॉमन सेंस है, क्योंकि ये पोर्शन ज्यादा है, ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फिर आप देखते हो कि आपने देखा होगा कि फिर मॉड भी इसमें हम डालते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप समझो, मॉड किसे बोलते हैं? मॉड इसको हम बोलते हैं मैथ्स में, इसकी फंक्शन क्या है? ये नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाता है। मॉड ऑफ -3 बिकम्स +3। मॉड ऑफ 0 0 ही होता है। मॉड ऑफ पॉजिटिव नंबर, अगर कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मॉड ऑफ 4 इट इज +4, तो मॉड ऑफ पॉजिटिव नंबर गिव्स पॉजिटिव नंबर। सो नेगेटिव को ये पॉजिटिव बनाता है, पॉजिटिव में से पॉजिटिव ही वापस लाता है। मॉड ऑफ 0 इज 0। अब हम इसलिए इसमें अब मॉड रखते हैं। अब यहां पे रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे R1 प्लस R2, R1 भी डिस्टेंस है, ये भी पॉजिटिव होगी। R2 भी डिस्टेंस है, ये भी पॉजिटिव होगी। सो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या देगा? पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही देगा। तो यहाँ पे मॉड रखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई रख भी ले, कोई इश्यू नहीं है, तो आप ऐसे मॉड रख सकते हो बोथ साइड्स। यानी ये इससे क्या डिनोट होता है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि मॉड अगर नेगेटिव भी कभी डिस्टेंस आए उसको पॉजिटिव बनाता है। तो इस केस में नेगेटिव तो नहीं आएगा, वो मैं वहां पे आपको बोलूंगा। तो
इससे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि फिर ऑप्शंस में वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मॉड मैंने समझाया आपको क्या होता है। चलो ये था हमारा पहला केस। सेकंड केस जो हमारा है, मूव ऑन आवर नेक्स्ट केस। आवर नेक्स्ट केस इज दैट इज टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। पहला केस कौन सा हमने पढ़ा कि जब दो सर्कल्स डिस्कनेक्टेड थे, लेकिन अब कौन सा केस पढ़ रहे हैं? सेकंड केस, जब दोनों सर्कल्स कनेक्ट तो होते हैं, टच करते हैं, लेकिन एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है? बाहर से टच कर रहे हैं। मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा। ये हमारे पास एक सर्कल है और दूसरा सर्कल मैं यहां पे बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक और सर्कल है। देखिए, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नली टच करना। सपोज इसका सेंटर ये C1 है और इसका सेंटर यहाँ पे C2 है। अब पहले टेंजेंट्स की बात करेंगे। बोले इसमें कितने डायरेक्ट टेंजेंट्स आप ड्रा कर सकते हो? तो अब आप खुद देख सकते हो, ये तो मैथमेटिक्स है। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, फिर आप जब आप कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हो, फिर आप खुद बोल सकते हो कि कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। अब देखिए, अगर आप डायरेक्ट टेंजेंट्स की बात करें, वो यहां से 2 होंगे, एक तो यहां से और एक होगी यहां से। तो ये रही 2 डायरेक्ट टेंजेंट्स। अब बोले ट्रांसवर्स टेंजेंट्स कितनी होगी? वो एक ही होगी, जो कि देखिए ये सर्कल जो है ना, ये यहां से डायग्राम एग्जैक्ट नहीं बनती है, असल में ऐसे है। ये बिल्कुल एक ही पॉइंट पे सर्कल्स टच करेंगे, ठीक है। तो उसी पॉइंट से एक टेंजेंट आएगी। अब मैंने सपोज ये पॉइंट वो है, तो यहां से एक टेंजेंट आएगी, ये होगी यहां पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। सो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यहां पे। तो इस केस में हमने देखा, पहला पॉइंट इसमें देखा कि जो अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स यहां पे कितने हैं? वो 3 है, ठीक है। 3 कॉमन टेंजेंट्स है, पहली बात, जिसमें से 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स है और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। टोटल 3 है। और इसमें दूसरी कंडीशन वो क्या होगी जो मैंने उसमें भी बोला था। अगर हम सेंटर्स को ज्वाइन करें, आप देखिए सेंटर्स को अगर मैं ज्वाइन करूं, मेरी बात को समझना। अब दिस इज योर R1, यहां से लेकर यहां तक दिस इज R2 फॉर एग्जांपल। अब देखिए यहां से जो सेंटर इस C1 से लेकर C2 तक जो डिस्टेंस है, C1 C2, कोई बोल सकते हैं किसके बराबर होगा? कॉमन सेंस है, ये बराबर होगा दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, दैट इज R1 प्लस R2। तो यहां पे ये केस है, आप मॉड भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहां पे भी ये पॉजिटिव आएगा, यहां पे मॉड रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है दोनों रेडियस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही आएगी डिस्टेंस। तो मॉड वहां पे रखना चाहिए जहां पे आपको ये अंदेशा लगे, जहां पे आपको ये पॉसिबिलिटी लगे कि डिस्टेंस नेगेटिव आए, वहां पे आप मॉड रख सकते हो, ताकि वो उसको फिर पॉजिटिव बनाता है। वो भी मैं हम आगे देखेंगे। तो ये देखिए आप, यहां पे ये डिस्टेंस, ये केस होगा यहाँ पे C1 C2 किसके बराबर होगा? R1 प्लस R2। तो ये याद रखना। और फिर हम C1 C2 मैंने अभी बोला, वो D से हम डिनोट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो असल में एक्चुअली D है, ठीक है। तो D इसके बराबर है, वो बाद में हम देखेंगे क्वेश्चंस में, MCQs में, फिर भी मैंने बोल के रखा है। चलो, ये दूसरा केस हमारा यहां पे था। थर्ड केस इज इंटरसेक्टिंग ईच अदर at 2 distinct points। ये हमारा थर्ड वाला केस है कि जब 2 सर्कल्स 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। देखिए कैसे, इस केस में कैसे आपको कैसी फिगर होगी। ये एक सर्कल फॉर एग्जांपल, तो अगर ऐसे 2 सर्कल्स थे, तो इस वाले केस में आप कितने टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हो? डायरेक्ट कितने और ट्रांसवर्स कितने? सपोज दिस इज आवर सेंटर C1, दिस इज आवर सेंटर C2 हियर। अब देखिए यहां पे ख्याल रखना है आपको रेडियस का, तो वो बाद में देखते हैं, लेकिन पहले टेंजेंट्स हम अगर ड्रा करें तो बिल्कुल हम यहां से, तो ये डायरेक्ट टेंजेंट हुई और यहां से भी डायरेक्ट टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ठीक है।
तो सपोज यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो डायरेक्ट टेंजेंट्स दो है, ट्रांसवर्स टेंजेंट्स आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हो। देखिए इट इज समहाउ इंटरेस्टिंग हियर। अगर कोई बोलेगा कि मैं यहां से ड्रा करूं, आप समझदा तो नहीं ड्रा कर सकते क्योंकि वो सीकेंट बनेगी दोनों सर्कल्स को, ठीक है। तो टेंजेंट वो नहीं बनेगी, मींस इसमें कोई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं होगी। तो इस वाले केस में आपने देखा, इस वाले केस में पहला चीज जो आपने देखा कि जो इसमें टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स है वो दो ही है, जिसमें दोनों जो है वो क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, और जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स है वो बिल्कुल यहां पे जीरो है, यानी कोई नहीं है, ठीक है। अब सेकंड वाली कंडीशन तो इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड वाली कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पे, वो वाली कंडीशन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर C1 C2 क्या होगा, तो व्हाट विल बी C1 C2, कॉमन सेंस है। देखिए C1 C2 इज दिस डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक, खुद समझना ये डिस्टेंस जो है दिस इज C1 C2। अब R1 कितनी है, R1 यहां से लेकर यहां तक है, R1 ये है R1, और R2 यहां से लेकर यहां तक है R2। देखिए ये दो बार रिपीट हुआ, लेकिन अगर आप देखिए C1 C2 में तो ये एक बार ही आती है, ये पोर्शन जिसको मैं हाईलाइट किया एक बार आएगा C1 C2 में। देखिए अगर मैं यहां से आऊं तो एक बार मैं इससे पास हो जाता हूं यहां पे। अब लेकिन R1 अगर मैं देखूं वो यहां से लेकर यहां तक है तो एक बार पास हुआ, R2 अगर देखो यहां से लेकर यहां तक है तो दो बार ये डिस्टेंस आई। इट मीन्स दैट C1 C2 विल बी लेस देन R1 प्लस R2, क्योंकि R1 प्लस R2 में ये दो बार आती है, ठीक है। ये तो है, तो C1 C2 डिस्टेंस लेस देन होगी R1 R2 से। लेकिन अगर हम यहां से लिखे इसको बोलेंगे आप ग्रेटर देन, याद रखना अगर हम अपोजिट में पढ़े, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव, अगर आपको ऐसे है आप बोलोगे इट मीन्स दैट x इज लेस देन 4, ये आप बोलोगे, बिल्कुल बोलोगे। लेकिन अगर आप ऐसे, इसको आप कैसे पढ़ोगे, इसको आपको पढ़ना है, देखिए 3 लेस देन x लेस देन 4 एक तरीका, दूसरा तरीका पढ़ना, देखिए x इज लेस देन 4, इसमें किसी को शक ही नहीं है। अब यहां से कैसे पढ़ोगे, x इज ग्रेटर देन 3, देखिए क्यों, बिकॉज 3 इज लेस देन x, अपोजिट में x इज ग्रेटर देन 3, तो बेहतर होता है कि हम ऐसे पढ़े x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 4। तो ऐसे ही यहां पे तो C1 C2 जो डिस्टेंस थी वो लेस देन है R1 प्लस R2 डिस्टेंस के, लेकिन याद रखना वो ग्रेटर देन होगी R1 माइनस R2 के डिस्टेंस के। इस वाले केस में देखिए क्यों, ये R1 माइनस R2 डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव, देखिए दो नंबर्स को ऐड करेंगे, अगर दोनों पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। सपोज अगर R1 मैंने 3 लिया, R2 4 लिया, तो 7 आएगा यहाँ से R1 प्लस R2। लेकिन अगर इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूं, देखिए ये ऐसे भी हो सकता है ना, कभी ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल R1 4 लूं, R2 3 लूं, सो इट विल बी 4 माइनस 3 प्लस 1, तो कभी पॉजिटिव भी आ सकता है। लेकिन जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ली, यहाँ पे नेगेटिव भी आ सकता है। सो R1 मैंने 3 लिया, R2 मैंने 4 लिया, सो व्हाट इज R1 माइनस R2, दैट इज 3 माइनस 4, इट इज माइनस 1, बट इट इज डिस्टेंस, बिकॉज R1 भी डिस्टेंस है, R2 भी डिस्टेंस है, एंड डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस गिव्स डिस्टेंस। सो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है, तो यहाँ पे मॉड रखना जरूरी होता है इस केस में, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पे जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, लेकिन आप यहाँ पे भी फिर रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे तो रखना जरूरी है ताकि अगर नेगेटिव डिस्टेंस आए मॉड उसको पॉजिटिव बनाए। तो ये था हमारा थर्ड केस। तो अब आपने कंडीशन देखी, मैंने यहाँ पे रब किया, तो अब आपने कंडीशन देखी। अब कंडीशन क्या है, इसमें जो C1 C2 होती है वो लेस देन R1 प्लस R2 से होती है और ग्रेटर देन R1 माइनस R2 से होती है। यहाँ पे मॉड रखना जरूरी है, आप यहाँ पे भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। नाउ लेट्स डिस्कस आवर फोर्थ पॉइंट। Now let's discuss our fourth point. On case number 4, case number 4 is touching internally with each other. तो ऐसे ये सर्कल्स इंटरनली टच करेंगे। इंटरनली मीन जब ये अंदर से एक पॉइंट पे टच करेंगे, ये किसी और जगह भी टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे, अगर ऐसे सर्कल है तो यहाँ पे भी टच कर सकते हैं ऐसे। तो किसी भी जगह मैंने ऐसे लिया तो अंदर से एक पॉइंट पे टच करेंगे, उसी को इंटरनली टच बोलते हैं। तो उस वक्त एक ही कॉमन टेंजेंट होगी जो कि यहां से होगी। आप देखिए इस पॉइंट पर जहां पे टच कर रहे हैं, तो एक ही कॉमन टेंजेंट इस वक्त होगी, और ये कौन सी होगी, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यहां पे कोई नहीं होगी क्योंकि ये, तो इस वक्त आपको पहली कंडीशन जो याद रखनी है कि इस वक्त कॉमन टेंजेंट एक ही होती है जिसमें से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट
वो एक होती है और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 0 यानी कोई नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। हमने जो यहाँ पे मैंने लिखा। दूसरी कंडीशन जो इसमें होगी वो भी मैं यहाँ पे आपको पहले सिखाऊंगा। देखिए दिस इज फॉर एग्जांपल इसका सेंटर यहाँ पे है, जो बड़ा सर्कल है, सपोज दिस इज C1 एंड C2 इस स्मॉलर सर्कल का सेंटर है। अब डिस्टेंस C1 C2 हमें देखनी होती है, इस पर क्या कंडीशन आएगी, लेकिन उससे पहले हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा, देखिए R1 कितनी होगी, R1 रेडियस होगी, जो लार्जर सर्कल है बिल्कुल वो फुल होगी रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक R1। तो R1 जो होगी, यहाँ पे हमारा C2 है, चलो R1 यहाँ से दिखाएंगे हम, R1 जो है वो फुल रेडियस है यहाँ तक, क्योंकि फॉर लार्जर सर्कल, ठीक है। दिस इज R1। R2 जो है वो इतनी है, स्मॉलर सर्कल की रेडियस है। अब बोले इस वक्त C1 C2 क्या मिलेगा, ये डिस्टेंस आपको निकालने हैं, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, कॉमन सेंस से आप देखिए C1 C2 विल बी इक्वल टू R1 माइनस R2। आप चेक कर सकते हो, देखिए R1 कितनी डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब इसमें से R2 इतनी डिस्टेंस डिडक्ट करेंगे वहां C1 C2 डिस्टेंस ही बचेगी, ठीक है। तो ये इस वक्त कंडीशन होती है, और जब भी बीच में माइनस हो तब मॉड आप नेसेसरली डाला करें, क्योंकि वहां पे नेगेटिव भी डिस्टेंस हो सकती है, तो मॉड फिर उसको पॉजिटिव बनाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन है C1 C2 जो होती है वो मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के बराबर होता है। दिस इज फोर्थ केस। Now our fifth case is, this is the last case here. Fifth case is here, one lying inside the other. One lying inside the other. जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर हो, वो कॉन्सेंट्रिक भी हो सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका एक ही सेंटर होता है। ऐसे मैं आपको दिखाऊं, ऐसे भी हो सकता है ना, यही तो दोनों का सेंटर एक ही हो सकता है, इनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। लेकिन ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कॉन्सेंट्रिक होंगे, ऐसे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड दिस विल बी द सेंटर ऑफ लार्जर सर्कल। फॉर एग्जांपल C1 इज सेंटर ऑफ लार्जर सर्कल, C2 इज सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। यहाँ पे दोनों C1 और C2 तो इक्वल है, दोनों सेंटर सेम है क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है, तो इसमें दोनों केस आ जाएंगे। इसमें आपको क्या याद रखना है, क्या इसमें आप कोई डायरेक्ट टेंजेंट ड्रा कर सकते हो दोनों केस में? देखिए नहीं, क्योंकि एक अगर कोई बोलेगा मैं यहां से टेंजेंट ड्रा करूं, वो तो सिर्फ एक ही सर्कल को टच करेगा, तो कॉमन टेंजेंट नहीं बनेगी। ना इसमें आप ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, ना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। तो पहला पॉइंट जो इसमें है, नंबर ऑफ टेंजेंट जो यहाँ पे होंगे, नंबर ऑफ टेंजेंट जो यहाँ पे होंगे, जो हम लिखते थे, सो नंबर ऑफ टेंजेंट्स हियर इज 0। मेरा मतलब है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स यहाँ पे 0 है, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वो भी 0 एंड कॉमन एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स वो भी 0 इन नंबर, तो टोटल 0 ही है, ठीक है। यानी ना इसमें कोई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी, ना ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन वो वाली कंडीशन C1 C2 क्या होगा, ये तो इंपॉर्टेंट है। C1 C2 क्या होगा, ये वाली कंडीशन तो इंपॉर्टेंट है। ये C1 C2 यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए ये बिल्कुल आसान है। व्हाट इज डिस्टेंस, पहले इस केस में देखिए व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन C1 C2। मैं पहले लिखूंगा C1 C2 हमेशा यहाँ पे लेस देन होता है R1 माइनस R2 की, तो यहाँ पे आप मॉड रख सकते हो क्योंकि नेगेटिव आया बीच में, तो हमेशा R1 माइनस R2 से कम होगी। देखिए क्यों, दिस इज द फॉर एग्जाम्पल दिस इज R2 डिस्टेंस एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज R1 और R2 तो बस इतनी है। सपोज R2 इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड R1 इज द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। अब देखिए जब आप R1 में से R2 डिडक्ट करोगे, इतना R1 है, इसमें से इतना डिडक्ट करोगे, तो इतनी डिस्टेंस बच गई जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो इतनी तो डिस्टेंस बचेगी। लेकिन व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन C1 C2? C1 C2 तो कोइंसाइड है एक ही पॉइंट पे, तो मींस डिस्टेंस इज 0 एंड 0 विल बी लेस देन टू दिस डिस्टेंस, इसलिए मैंने बोला ये हमेशा लेस देन होता है। दूसरे वाले केस में भी आप देख सकते हो, ये है डिस्टेंस C1 C2। इस वाले केस में भी अगर आप देखोगे ना, तो फॉर एग्जांपल ये हमारी डिस्टेंस जो है, देखिए दिस इज आवर R2 एंड यहां से लेकर बराबर यहां तक, देखिए R2 इतनी डिस्टेंस है,
R2 is the radius of smaller circle and R1 is the radius of larger circle. तो अब देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा लेता हूँ, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए. ये यहाँ पर C1 है, सपोज यहाँ पर हमारा C2 है, ये डिस्टेंस हमारी R2 है और ये फुल डिस्टेंस हमारी R1 है. जब आप R1 में से R2 डिडक्ट करोगे, फुल डिस्टेंस में से इस पार्ट को डिलीट करोगे, ये पार्ट खत्म. ठीक है, ये पार्ट खत्म. वहां से बचा क्या? वहां से बचा एक तो C1 C2 या C2 C1 और ये डिस्टेंस. इट मींस दैट जो C1 C2 डिस्टेंस है दैट विल बी लेस देन R1 माइनस R2. तो ये फिर हम मॉड भी यहाँ पे लिख सकते हैं. तो ये है इसमें कंडीशन. सो दीज वायर मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 कंडीशंस. तो बस यहाँ पे आपको ये समझना था. आज वीडियो लंबा हो सकता है, चलो पास द वीडियो टू नोट इट डाउन. सो गाइस देखिए, आप जितना भी हमने पढ़ा अभी, ये 5 केसेस जो हमने पढ़ा ना, बस इस टेबल को आपको याद रखना है. ठीक है, जितने भी मैंने अभी 5 केसेस पढ़ाए आपको इस टेबल को याद रखना है. इस टेबल को अगर आपने याद रखा तो आप क्वेश्चन को फिर कर सकते हो. देखिए इसमें मैंने सब लिखा है. पोजीशन, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, कंडीशन जो हमने अभी 5 कंडीशंस पढ़ी, 1 2 3 4 5. देखिए लाइंग आउटसाइड ईच अदर, जब सर्कल्स डिस्कनेक्टेड होते हैं उस वक्त कॉमन टेंजेंट्स 4 होते हैं, जिसमें आपने मैंने वो वहां से बोला है, वहां पे वो आप खुद लिखो. 2 होते हैं यहां से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, यहाँ पे 2 होते हैं और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स भी यहाँ पे 2 होते हैं. तो ये हमने पढ़ा. ऐसे टचिंग एक्सटर्नली, जब एक्सटर्नली टच करते हैं तब कॉमन टेंजेंट्स 3 होते हैं, जहां पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स 2 होते हैं और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स एक ही होती है. ठीक है, तो वो मैंने पढ़ा है, वो आप खुद देखो. तो ये टेबल है और ये कंडीशन है, किस वक्त क्या कंडीशन है. तो यहाँ पे एक चीज मैं बोलूं, जहां पे भी नेगेटिव आएगा बीच में, वहां पे आप डेफिनेटली मॉड रखा करो. और वो मैंने बोला क्यों? क्योंकि अगर डिस्टेंस नेगेटिव होगी तो ये मॉड उसको पॉजिटिव बनाएगा. लेकिन आप किसी भी जगह मॉड को रख सकते हो, वो आपकी चॉइस होगी. तो आप ऐसे भी रख सकते हो. ठीक है, तो मर्जी आपकी. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. सो गाइज यहाँ पे अब फॉर्मूला की बात करेंगे. अब फॉर्मूला क्या होते हैं? लेंथ की. ये 2 फॉर्मूलाज याद रखना. लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसके बराबर होती है √d² माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर. एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इसके बराबर होती है √d² माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर. अब यहाँ पे आपको समझ आइए d क्या होता है. मैंने पहले भी बोला था उसी वक्त जब मैं पढ़ा रहा था. d होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स. डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो कि हम C1 C2 से डिनोट करते हैं वहां पे. तो C1 C2 ही d होता है, ये मैंने वहां पे भी बोला. एंड ऑल्सो R1 एंड R2 आर रेडियस ऑफ सर्कल्स. तो आसान है. तो इस पे हम एमसीक्यूज भी करेंगे. उस वक्त में इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. वहां से आपको वो d देंगे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, और R1 R2 देंगे. आपको लेंथ निकालनी होगी, चाहे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की. कभी वो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट वहीं से देंगे और यहां से R1 R2 देंगे. आपको डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स निकालनी होगी, तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं. ये हम एमसीक्यूज में देखेंगे. तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ये याद रखना. और एक और चीज यहां पे याद रखना जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ इस केस में ट्रू है कि अगर आपके पास 2 सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, जो हमने पढ़ा भी, सपोज C1 C2 सेंटर्स है, एंड यू नो दिस इज फॉर एग्जांपल दिस इज R2, दिस इज हियर रेडियस R1, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2. तो इस वाले केस में अगर आपके पास रेडियस गिवन है R1 और R2, तो इस वक्त इस वाले केस में जो ये टेंजेंट होती है, यानी कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है यहां से या यहां से, इसकी लेंथ आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बोल रहा हूं, इसकी लेंथ आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ट्वाइस √R1 इंटू R2 बस. लेकिन इस वाले केस में सपोज R2 3 सेंटीमीटर दिया है, R1 2 सेंटीमीटर दिया है, तो व्हाट विल बी, इसकी क्या लेंथ होगी या इसकी, क्योंकि इनकी लेंथ सेम होंगे, याद रखना. जितनी लेंथ A से B तक होगी जहां पे ये टच करती है,
और ये सी डी है, याद रखना ए बी और सी डी बिल्कुल इक्वल होंगे। ऐसे ट्रांसवर्स भी हो, अगर हम ट्रांसवर्स टेंजेंट्स की बात करें, अगर फॉर एग्जांपल ये दो सर्कल्स है तो यहाँ से एक ट्रांसवर्स टेंजेंट गई, यहाँ से दूसरी ट्रांसवर्स टेंजेंट गई, तो अगर यहाँ पे ये कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी, तो यहाँ पे भी ए बी और सी डी बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अगर फिर आपको ए बी निकालना हो या सी डी यानी लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, दैट्स ट्वाइस अंडर रूट r1 आपके पास कितना है, r1 आपके पास यहाँ पे 2 है, तो 2 एंड r2 आपके पास 3 है, दैट इज 2 अंडर रूट 2 3r 6 यूनिट्स, ये आंसर होगा। तो ये इस केस में एक स्पेशल केस यहाँ पे है, बाकी जनरल फॉर्मूलाज मैंने बोली। सो गाइज यहाँ पे बात करते हैं कॉमन टेंजेंट्स टू थ्री सर्कल्स। अब ये बहुत डेप्थ में जाता है, इसके बाद इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बोलूंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं, बाकी आपको इतना ही करना है, ठीक है। तो कॉमन टेंजेंट्स टू थ्री सर्कल्स, वैसे ये जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं उन्होंने थ्री सर्कल्स पे नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। कॉमन टेंजेंट्स टू थ्री सर्कल्स, अगर आपके पास तीन सर्कल्स हैं, पहला चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा, ऐसे अगर आपके पास तीन सर्कल्स है, एक सर्कल दूसरा एंड तीसरा यहाँ पे जो छोटा सर्कल मैंने बनाया है स्मॉलर, अब देखिए इसके रेडियस r1 है, सेंटर c1 है, इसके रेडियस मैंने यहाँ तक ये इसके रेडियस r2 है, सेंटर c2 है, इसके रेडियस r3 है, सेंटर c3 है। अब देखिए ये एक टेंजेंट जो मैंने यहाँ से ड्रा की है ये तीनों सर्कल्स को टच करती है, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेगी इन तीन सर्कल्स की, ठीक है। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यहाँ पे नहीं बनेगी क्योंकि अगर मैं यहाँ से लाऊं तो वो इसमें पास सिर्फ दो की हो सकती है, तीसरे में वो सीकेंड फिर बनेगी। तो मैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा हूं, वो एक यहाँ पे पड़ रही है जब तीनों सर्कल्स आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है, यानी एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तब एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है तीन सर्कल्स की, ठीक है। तो ये तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, देखिए एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तीसरा सर्कल इससे बड़ा बनाऊंगा, क्या यहाँ पे कितने इस केस में आप टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हो। सो डायरेक्ट टेंजेंट्स अगर आप ड्रा करोगे तो एक तो यहां से आप कर सकते हो, तीनों को टच कर रहा है, और यहां से भी, तो इस केस में दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होंगे, और ऐसे तो यहां से भी आप ड्रा कर सकते हो, ठीक है। तो ये है, यहां पे दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स है, लेकिन फिर से मैं बोलूंगा अगर आप ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रा करोगी, अगर यहां से ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हम ड्रा करेंगे और यहां से भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो वो सिर्फ दो सर्कल्स की बनेगी जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो ऐसी कोई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यहाँ पे नहीं होगी जो तीनों सर्कल्स को टच करेगी, तो यहाँ पे कोई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं होगी इस केस में। तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब इसमें हमें करना क्या है, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं समझना, ये बात समझना। ऐसे आप यहाँ पे भी ले सकते हो, मैं भूल गया यहाँ पे बोलना, आपको वो खुद भी समझ आएगा। ऐसे हमारा सर्कल था, तो सपोज इसकी रेडियस सेंटर C1 रेडियस R1, सेंटर C2 रेडियस R2, यहाँ पे सेंटर C3 और रेडियस R3 लो, ऐसे आप ले सकते हो। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बोलूं, यहाँ पे अब बहुत डेप्थ में ये जाता है, इसमें एक थ्योरम भी आती है, मोंग्स थ्योरम जिसको हम बोलते हैं। इसमें मैं वो कंसेप्ट आपको बोलूं, सॉडी सर्कल आता है, मैं बोलूं आपको वो कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये दो सर्कल और यहाँ से एक जो मैंने अभी फिगर आपको यहाँ से मैंने बनाई थी, अगर ऐसे आपके पास फिगर है तो यहाँ पे मुझे एक और कंसेप्ट असल में सिखाना है। अगर यहाँ से एक सर्कल पास होता है, आप देखिए ये जो मैंने डॉटेड सर्कल यहाँ से ड्रा किया, ये तीनों सर्कल्स को टच कर रहा है, तो इस सर्कल को हम बोलते हैं, ठीक है, सॉडी सर्कल। सॉडी सर्कल, तो जितने भी सर्कल तीनों सर्कल्स को टच करेंगे उनको फिर हम सॉडी सर्कल्स बोलते हैं। फिर इसमें मोजेस सर्कल्स भी आता है, 9 पॉइंट सर्कल भी आता है, वो यहाँ पे हमें डिस्कस नहीं करना है, वो डेप्थ में जाएगा। तो ये आप याद रखो। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सो गाइज इस पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो कि बिल्कुल आसान होते हैं। इस पे हम एमसीक्यूज भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको लिटिल बिट बोलूंगा। ये देखिए, ये जो पीसी यहाँ से जा रही है एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। ये तीन सर्कल्स है, C1 C2 C3 सेंटर्स है, इसके रेडियस R1, इसके रेडियस R2, इसके रेडियस R3। तो वहां से आपको रेडियस गिवन होगी और PC1 भी कभी गिवन होगा, तो आपको
PC निकालना होगा। ऐसे इस केस में भी ऐसे भी हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपके पास ऐसे होगा, देखिए दीज आर टू सर्कल्स, इनकी रेडियस कभी इक्वल भी हो सकती है, कभी अनइक्वल भी हो सकती है, और ये स्मॉलर सर्कल है। तो देखिए जब इनकी दो केसेस यहां पे मैं बोलूंगा, दो केसेस याद रखना, जब इनकी रेडियस सेम होगी इन दो सर्कल्स की, ठीक है, तो जब इन दो सर्कल्स की यानी R2 और R3 अगर बराबर थे, अगर इनकी रेडियस इक्वल थी, तब जाके आपको वो बोलेंगे वहां से इसकी रेडियस वो आपको गिवन देंगे स्मॉलर सर्कल की, सपोज 10 सेंटीमीटर या कुछ और, ठीक है, तो आपको बोलेंगे इस सर्कल की या इस सर्कल की रेडियस निकालो, दोनों की सेम होगी, तो ऐसे क्वेश्चन वो डाल सकते हैं। तो ये भी हम एमसीक्यूज में करेंगे, ठीक है, हो गई ये बात। दूसरी बात जो कि इसमें आती है वो मैं यहां पे दिखाऊंगा आपको। इसमें दूसरी बात एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला असल में इसी का वेट में कर रहा था। ये फॉर्मूला जो है, इसी फॉर्मूला को आपको यूज करना है। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये कब यूज होती है, व्हेन जब R1 लेस देन हो R2 के और वो लेस देन हो R3 के। पहली बात, जब देखिए R1 ये छोटा सर्कल है और उससे बड़ा ये और उससे बड़ा ये, वही इसका मतलब है R1 R2 से कम हो और R2 फिर R3 से कम हो। अगर ऐसा है यानी all the three radii are different and R1 is less than R2 is less than R3, जो ये R1 है ये R2 से कम है और R2 R3 से कम है। और एक बात, मैं नई फिगर बना लेता हूं क्योंकि यहां पे समझना जरूरी है। नई फिगर बना लेता हूं यहां पे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो यहां से आप देखिए, तो ये आपकी यहां से R1 ये C1 था, ये यहां पे C2, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, दिस इज C3। तो अगर ये कंडीशन है जो मैंने बोली, और दूसरी कंडीशन कि एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी है, जैसे ये यहां पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, एंड देयर इज वन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी है, तब जाके अगर आपको दो सर्कल्स की रेडियस वहां से गिवन होगी और किसी तीसरे सर्कल की रेडियस आपको निकालनी होगी। फॉर एग्जांपल इन दो सर्कल्स की रेडियस गिवन होगी, आपको बोलेंगे इस सर्कल की रेडियस निकालो। आप कैसे निकालोगे? या इन दो सर्कल्स की रेडियस गिवन होगी, इसकी निकालनी होगी, या इन दो सर्कल्स की रेडियस गिवन होगी, इसकी निकालनी होगी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहां पे बनता है, दैट इज √R1, याद रखना, √R1 डिवाइड बाई R2 प्लस √ फिर से R1 डिवाइड बाई यहाँ पे अब R3, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। इस फॉर्मूला को याद रखना, इससे आप ये निकाल सकते हो फिर किसी भी सर्कल की रेडियस जब दो सर्कल्स की रेडियस गिवन होगी। एक बात ये, आप इसको इससे भी आसान बना सकते हैं। देखिए कैसे, मैं सॉल्व करके दूंगा। √R1 बाई √R2, मैंने क्या किया, रूट को अलग मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किया। आसान भी इसको मैं बनाऊंगा। अब देखिए √R1 कॉमन आएगा, तो जब ये बाहर निकलेगा यहाँ पे 1 बचेगा, डिवाइड बाई √R2 प्लस यहाँ पे भी 1, √R3 इक्वल टू 1। अब देखिए दिस इंप्लाइज 1 बाई √R2 प्लस 1 बाई √R3 इक्वल टू, यहाँ से 1 है, √R1 यहाँ से मल्टीप्लाई तो डिवाइड होगा। सो ऐसे लिखो आप, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाई √R1 दिस इक्वल टू 1 बाई √R2 प्लस 1 बाई √R3। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम एमसीक्यूज में यूज करेंगे ये। और आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये तीनों सेम है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में काम आएगी अगर आपको रेडियस निकालनी होगी व्हेन द टू रेडियाई आर गिवन इन क्वेश्चन। तो ये भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ठीक है। या डायरेक्टली वो बोलेंगे, वो डायरेक्टली वहां से ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं, इफ
R1 is less than R2 is less than R3 and there is one direct common tangent, then this is equal to, वो ये 1 के बराबर होगा। या आपको बात आई इसमें फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो ऐसे ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं, if R1 is less than R2 is less than R3 and there is one direct common tangent, then under root R1 by R2 plus under root R1 by R3 is equal to, ऑप्शन होगी 1 0 2 5 1 आंसर होगा। या ऐसे रख सकते हैं, when R1 is less than R2 is less than R3 and there is one direct common tangent, then 1 by under root R1 equal to, वो किसके बराबर होगा, तो इसके बराबर होगा। या 4 ऑप्शंस रखेंगे, उसमें एक ये फुल ऑप्शन होगी, तो ऐसे भी क्वेश्चन वो डाल सकते हैं, या इस पे एमसीक्यूज भी डाल सकते हैं, वो हम एमसीक्यूज में डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये आप याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। फाइनली, अच्छा अब मैंने यहाँ पे एक चीज मैं बोलूँ आपको, सर्कल ऊपर से भी ये हो सकता है। देखिए कैसे, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे भी ये सर्कल हो सकता है ऐसे, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट फिर यहाँ से आएगी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आसान है। ऐसे फिर यहां से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आएगी, ठीक है। तो ऐसे भी यहां पे भी ये सर्कल हो सकता है। सो इसके रेडियस R1, ये C1, सो इसके रेडियस R2, दिस इज सेंटर C2, इसके रेडियस R3, सेंटर C3, ऐसे भी हो सकता है। तो सेम इसके लिए भी वही कंडीशन है। सो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है जो एग्जाम में आ सकता है, दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हियर, दैट इज, देखिए ये यहाँ पे 3 सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये सर्कल वहां से भी हो सकता है, ऊपर से भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन प्रोसीजर तो सेम है। देखिए क्या है, आपको क्या करना होगा, देखिए पहले मैं एक चीज आपको यहाँ पे बोलूं, अगर मैं ट्रांसवर्स टेंजेंट्स यहाँ से ड्रा करूं, देखिए इन 2 सर्कल्स को यहाँ से ट्रांसवर्स टेंजेंट आएगी, ठीक है। सपोज ये पॉइंट मैं यहाँ पे रखता हूँ, इन 2 सर्कल्स को यहाँ से ट्रांसवर्स टेंजेंट आएगी और इन 2 सर्कल्स को यहाँ से ट्रांसवर्स टेंजेंट आएगी। दिस विल बी द point of intersection, it is called point of concurrency also, point of intersection or point of concurrency of transverse common tangents. So P point, P से हम डिनोट करते हैं इसको, या किसी और पॉइंट से भी कर सकते हैं। तो ये मैंने पहले आपको यहाँ पे समझाया, लेकिन ये सिर्फ 3 सर्कल्स के लिए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स नहीं है, 2 सर्कल्स के लिए है। तो ये इसमें मुझे काम आएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वहां से आता है आपको, देखिए अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यही पॉइंट P है, यहाँ पे दिस इज द पॉइंट P, दिस इज एक्चुअली पॉइंट P, दैट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जो मैंने अभी दिखाया आपको। क्वेश्चन आता है, देखिए अगर हम इनको ज्वाइन करें, ये एक ट्राइंगल बनेगी, यहाँ पे आप चेक कीजिए, ये एक ट्राइंगल यहाँ पे अच्छे से बनेगी, ट्राइंगल C1 C2 C3। वहां से क्वेश्चन आता है, देखिए रेडियस आपके पास गिवन होगी, फॉर एग्जांपल वो देंगे, फॉर एग्जांपल 1 यूनिट स्मॉलर सर्कल की रेडियस है, तो ये भी 1 होगा। फॉर एग्जांपल जो ये सर्कल है, इसकी रेडियस 2 यूनिट्स है, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। फॉर एग्जांपल इसकी 3 यूनिट्स है, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। आपको वहां से क्वेश्चन आता है कि आप बोलिए कि जो मीटिंग पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है, जो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है टेंजेंट्स का, देखिए पॉइंट ऑफ कंटैक्ट टेंजेंट जब यहां से आएगी, मैंने अभी यहाँ पे इसलिए पहले ही बोला था, जब टेंजेंट यहां से आएगी तो देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंटैक्ट बनेगा। ऐसे जब टेंजेंट यहां से आएगी, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंटैक्ट बनेगा। जब टेंजेंट यहां से आएगी, यहाँ से पॉइंट ऑफ कंटैक्ट बनेगा। अब ये क्वेश्चन वहां से आता है, बोले ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी। ये डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होती है, हमेशा याद रखना। जो मैंने ज्वाइन की, ये डिस्टेंस जो मैंने ज्वाइन की, ये डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होती है, यानी द डिस्टेंस ऑफ, दैट इज, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कंटैक्ट्स, from point of contacts to point of concurrency, to point of concurrency of transverse common tangents। यानी point of contact से लेके इस P point तक ये डिस्टेंस क्या होगी, दैट इज दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होगी, ये आपको वहां वो बोल सकते हैं कि कितनी होगी। तो ये इक्वल होती है ये डिस्टेंस, ठीक है। तो आप इस डिस्टेंस को कैसे निकालोगे, उसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखोगे, बिल्कुल आसान फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है, सपोज इस डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे, सपोज याद रखना, वायर क्यू इज दिस डिस्टेंस, ठीक है, जो हमें निकालनी है। ए इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, याद रखना, ए इज एरिया ऑफ
ट्राइंगल C1 C2 C3, ये इसका एरिया है. व्हाट इज S? याद रखना S इज सेमी पेरीमीटर, दैट इज A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, जो हमने इससे पहले हीरोन्स फॉर्मूला में सीखा है. आप किसी भी साइड को A लो, किसी को B, किसी को C लो, यानी सम ऑफ साइड्स डिवाइड बाई 2. तो ये फॉर्मूला आपको यूज करनी है. लेकिन इसमें दो प्रोसीजर्स है, मैं जल्दी बोलता हूं आपको क्या प्रोसीजर है. अगर ट्राइंगल राइट बनी, आप कैसे चेक करोगे कि राइट ट्राइंगल बन गई या नहीं? पाइथागोरन ट्रिपलेट से, जो मैं बार बार बोलता हूं. देखिए ये साइड अब क्या आएगा, 1 + 2 = 3, तो एक साइड 3 आया. ये एक ऐसी ट्राइंगल बनी, तो ये साइड 3 आएगा. 3 + 1 ये साइड 4 आया. 3 + 2 ये साइड 5 आया. 3 4 5 इट फॉर्म्स द पाइथागोरन ट्रिपलेट. जिसने मेरे लेक्चर्स देखे वो चेक कर सकता है. ठीक है, मैंने पढ़ाया पाइथागोरन ट्रिपलेट. तो जब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाता है, मींस दिस इज राइट ट्राइंगल, तो ये राइट ट्राइंगल बनेगी. तो यहाँ पे ये राइट ट्राइंगल बनेगी. और जब ये राइट ट्राइंगल है तो आप एरिया निकाल सकते हो. तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, निकालिए जल्दी आप एरिया. एरिया इसका होगा हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड. देखिए 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है. तो बेस क्या है, बेस आप ये या ये लो, आपकी मर्जी, परपेंडिकुलर भी कोई भी ले सकते हो. सो हाफ ऑफ बेस अगर 3 ले एंड अल्टीट्यूड 4 लेंगे, तो होल डिवाइड बाई S. S इज सेमी पेरीमीटर. S इज सेमी पेरीमीटर. या आप पहले अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं. ऐसे आप अलग से सॉल्व करें. पहले आप एरिया निकालें, दैट इज हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड. 2 1R 2 2R 3 2R 6 1R 6 स्क्वायर यूनिट्स आएगा ये. ठीक है, ये आपको A का वैल्यू मिला. फिर S निकालिए आप, दैट इज सेमी पेरीमीटर. सम ऑफ साइड, सपोज अगर ये A माने, ये B, ये C, आपकी मर्जी. सो 3 + 5 + 4 डिवाइड बाई 2. 5 + 3 is 8, that is 12 by 2, which is 2 1R 2 6R. तो 6 आपका यहाँ पे S आया. तो what will be Q? A by S. A आपको 6 मिला डिवाइड बाई S भी आपको 6 ही मिला. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सो Q आपको 1 मिला. इट मीन्स दैट ये डिस्टेंस जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके इस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी तक, ये डिस्टेंस ये या ये इक्वल होते हैं, तो ये 1 यूनिट के बराबर होगी. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. तो ऐसे वो रख सकते हैं. एक और केस यहां पे बोलूंगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो इस पैटर्न पे आएगा. वो राइट ट्रायंगल ही रखेंगे क्योंकि इसमें कम टाइम लगता है क्वेश्चन करने में. लेकिन वो ऐसे भी रख सकते हैं ना. फॉर एग्जांपल यहां पे अगर इसकी रेडियस 2 मैंने ली, अब इसकी रेडियस 3 मैंने ली, अब इस सर्कल की रेडियस 4 ली. अब यहां पे समझना. अब देखिए ये साइड क्या बना, 2. अब ये एक ट्रायंगल है ऐसे, तो ये साइड 2 + 3 is 5, 4 + 3 is 7 एंड 4 + 2 is 6. अब क्या 5 6 7 पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाएगा? तो नहीं बनाएगा. आप कैसे चेक करते हो? चलो फिर से मैं बोल रहा हूं, जो बड़ा वाला साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, आपको उसका स्क्वायर करना है. 7 स्क्वायर इज 49. फिर इन दोनों का स्क्वायर करो, 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, इनका ऐड करो. 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36. ये देखो ये किसके बराबर आएगा, 6 + 5 इज 11, 1 कैरी, 3 + 2 इज 5 एंड दिस इज 6 इज 49 इक्वल टू 61. नहीं, अगर ये बराबर होते तब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाता. लेकिन ये बराबर नहीं है तो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं बनाएगा. तो ये राइट ट्रायंगल नहीं होगी. तो यहाँ पे आपको कैसे सॉल्व करना होगा, आप कैसे एरिया निकालोगे? साइड्स आर डिफरेंट. आपको फिर हीरोन्स फॉर्मूला यूज करनी है, जो क्या होती है √S × S - A S - B S - C. ये आप यूज करो. ठीक है, ये A मानो, ये B मानो, ये C मानो, या कोई भी साइड आप A B C रख सकते हो. तो फिर एरिया निकालो. ठीक है, वो मैंने सिखाया है. और उसके बाद सेमी पेरीमीटर भी आप निकाल सकते हो. ठीक है, जो A + B + C डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है. और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, वहां से आपको क्यों ये डिस्टेंस मिलेगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.